नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के कार्यक्रम वैदिक शिक्षा एक सेवा में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे चेक संबंधित मामलों के बारे में। वार्ताकार हैं राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित हैं। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अक्सर हम देखते हैं कि न्यायालयों में चेक बाउंस से संबंधित मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर इनके शीघ्र निस्तारण के लिए विभिन्न दिशा निर्देश या गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। अभी हाल ही में 1 जुलाई 2024 से लागू हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत धारा 223 के प्रभाव में आने से एक नई समस्या देखने को मिली। हालांकि इस अधिनियम की धारा 223 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में सीधे ही कोई परिवाद पेश करता है उस परिवाद में वर्णित अपराध का संज्ञान न्यायालय आरोपी पक्ष को बिना सुनवाई का अवसर दिए नहीं लेगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति के कोई परिवाद पेश करने के बाद जिस भी व्यक्ति के विरुद्ध वो परिवाद पेश किया गया है उसे एक बार सुने जाने का मौका देना ज़रूरी है। लेकिन अगर चेक बाउंस के मामलों में भी ऐसा किया जाए तो इससे क्या समस्या होगी? समस्या ये हो रही थी कि चेक बाउंस के मामलों में अधिकतर समन की तामील ही अभियुक्त पर करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समन की तामील करवाने वाली एजेंसी कहती है कि दिए गए पते पर आरोपी नहीं मिला, जबकि परिवादी कहता है कि वो तो वहीं रहता है। ऐसे में यदि प्रसंज्ञान से पहले ही मामला समन की तामील पर ही अटक जाए तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने एक न्यायिक विनिश्चय संजबीर तारी बनाम किशोर एस बोरकर तथा अन्य में यह स्पष्ट किया गया है कि चेक बाउंस के मामलों में प्रसंज्ञान लेने से पूर्व धारा 223 BNSS के तहत आरोपी को नोटिस भेजा जाना आवश्यक नहीं है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट के अशोक बनाम फयाज अहमद मामले में वर्णित सिद्धांत को दोहराते हुए ये कहा, क्योंकि NI एक्ट एक स्पेशल कानून है, यानी कि चेक बाउंस से संबंधित मामलों से संबंधित जो कानून है वो एक विशिष्ट कानून है, इसलिए इसमें त्वरित कार्यवाही किए जाने को देखते हुए ये प्रावधान लागू नहीं होगा। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी संज्ञान में ये बात थी कि चूंकि समन की तामील चेक बाउंस के मामलों में एक बड़ी समस्या है, तो माननीय न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि न्यायालय के द्वारा जिन भी माध्यमों से समन की तामील करवाई जाती है वो उसी तरह करवाई जाएगी, परंपरागत तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। लेकिन उसके साथ साथ दस्ती भी समन की तामील करवाई जाएगी। अब ये दस्ती क्या है? दस्ती का मतलब है बाय हैंड परिवादी को ही समन देना कि तुम इसकी तामील अभियुक्त पर करवाओ और फिर न्यायालय को सूचित करो। क्योंकि कई मामलों में जब अभियुक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार से कहीं बाहर दूसरे स्थान पर रहता है, जिसके बारे में परिवादी को तो पता है, लेकिन समन की तामील करवाने वाली एजेंसी वहां तक नहीं पहुंच पाती और इसके कारण प्रकरण में देरी होती है, तो इसे रोकने के लिए दस्ती समन की तामील परिवादी को देने का प्रावधान किया गया है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब परिवादी समन की तामील करवा देगा तो उसे एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र के जरिए न्यायालय में
उसकी तामील के संबंध में सूचना देनी होगी। और अगर वो एफिडेविट में कोई भी तरह का झूठा कथन करता है, जैसे कि समन की तामील नहीं करवाई गई हो, लेकिन अगर वो लिख के देता है कि समन की तामील करवाई जा चुकी है, तो ऐसे में फिर झूठा कथन पाए जाने पर न्यायालय परिवादी के खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम है। इसके अलावा माननीय न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि चूंकि चेक बाउंस के मामलों में समरी विचारण की विधि दी गई है, जिसे अक्सर समन विचारण में परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसा करने से पहले विचारण न्यायालय को पर्याप्त और सुदृढ़ कारणों को आदेशिका में लिखना होगा। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने इसी न्यायिक विनिश्चय में यह स्पष्ट किया गया है कि चेक बाउंस के प्रकरण का विचारण समरी तरीके से करना है या समन तरीके से करना है, ये निर्णय लेने से पूर्व विचारण न्यायालय को धारा 251 सीआरपीसी या 274 बीएनएसएस के तहत अभियुक्त से कुछ प्रश्न पूछकर और उसका उत्तर केस की फाइल की आदेशिका यानी ऑर्डर शीट में लिखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। और उन उत्तरों के आधार पर न्यायालय यह निर्णय करेगा कि उस प्रकरण में समरी विचारण किया जाए या समन विचारण किया जाए। ऐसे कुछ प्रश्न माननीय न्यायालय द्वारा अपने इस निर्णय में लिखे गए हैं। इसके अलावा माननीय न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि चूंकि चेक बाउंस से संबंधित मामले शमनीय प्रकृति के मामले हैं, तो ऐसे में न केवल आपसी राजीनामे या समझौते से इनको निपटाया जा सकता है, बल्कि यदि परिवादी पक्ष कोई वित्तीय संस्थान है जिसके द्वारा आरोपी पक्ष को कोई लोन इत्यादि दिया गया है, तो वह परिवादी चेक की रकम के अलावा बाकी बकाया राशि को भी आरोपी से प्राप्त कर सकता है। ऐसे में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को जुर्म स्वीकार करने का सुझाव दे सकता है और उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने पर उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ भी दे सकता है। अब अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है, तो उसे उस प्रकरण में दोष सिद्धि से जुड़ी कोई अयोग्यता नहीं झेलनी पड़ेगी और वह किसी भी पद पर रहने के लिए अयोग्य नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, इससे उसका आपराधिक रिकॉर्ड मिट जाता है और भविष्य में नौकरी या सामाजिक प्रतिष्ठा पर किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हाल ही में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक निर्णय में जो आदेश पारित किया गया था, उसको दरकिनार करते हुए यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति जिसने 20,000 रुपये से अधिक की राशि नगद किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दी, जिसका उस दूसरे व्यक्ति के द्वारा चेक के जरिए भुगतान किया गया और वो चेक बाउंस हो गया, तो ऐसा मामला अगर कोई परिवादी न्यायालय में लेकर आता है, तो सिर्फ इस आधार पर कि चूंकि 20,000 से ज़्यादा का नगद लेन देन इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269 एसएस के तहत विधिक नहीं है, ये कहते हुए उसके परिवाद को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। अगर परिवादी ने ऐसा कोई इनकम टैक्स अधिनियम के तहत कोई अविधिक कार्य किया है, तो उसके लिए उस पर अलग से पेनल्टी दे होगी, लेकिन सिर्फ इस कारण से जो उधार उसके द्वारा आरोपी पक्ष को दिया गया, जिसका चेक उसने दिया और वो बाउंस हो गया, इस मामले को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। विधिक शिक्षा एक सेवा कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे चेक संबंधित मामलों के बारे में। वार्ताकार थी राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और सुनते रहें आपका अपना रेडियो
चेतना रेडियो 90.4 FM।